ऑस्मोटिक प्रेशर, कोई भी सेल सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, लार्ज साइज्ड वैक्यूल, वैक्यूल है, इसमें यानी हाई कंसंट्रेशन सेल सैप भरा हुआ है। जब सेल के अंदर की कंसंट्रेशन ज़्यादा है यानी हाई कंसंट्रेशन प्लस लगा देते हैं इसको, तो वाटर के मालिक्यूल इनसाइड मूव करने लग जाएंगे। तो वाटर के मालिक्यूल अंदर की तरफ मूव कर रहे होते हैं तो सेल जो है वो टर्जिडिटी में आ जाती है और एक प्रेशर एक्सर्ट करती है वॉल पर, इसे बोलते हैं टर्गर प्रेशर। तो ये जो प्रेशर है इसे बोलेंगे टर्गर प्रेशर। टर्गर प्रेशर, वॉल जो है प्रेशर एक्सर्ट करती है, इसे बोलते हैं वॉल प्रेशर। वॉल प्रेशर। तो यहाँ पर ऑस्मोटिक प्रेशर की अगर डेफिनेशन सिंपली वे में देखें तो द प्रेशर विच नीडेड टू स्टॉप द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस इज नोन एज ऑस्मोटिक प्रेशर। यानी ऑस्मोसिस के प्रोसेस को रोकने के लिए जिस प्रेशर की ज़रूरत होती है उसे ऑस्मोटिक प्रेशर बोलते हैं। यानी जब ऑस्मोसिस की प्रोसेस हो रही है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, ये जो है इसमें पिस्टन लगा हुआ है, पिस्टन लगा हुआ है, इसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा, हाई कंसंट्रेशन यानी हाइपरटोनिक, और ये जो है हाइपोटोनिक। हाइपरटोनिक और हाइपोटोनिक दो सॉल्यूशंस को रखा गया है। वाटर के मॉलिक्यूल हाइपोटोनिक से मूव करेंगे हाइपरटोनिक की तरफ, मूव करने लग जाएंगे। जब वाटर के मॉलिक्यूल मूव करेंगे तो एक प्रेशर डालेंगे। अगर हम उतना ही प्रेशर डालें जितना प्रेशर वाटर के मॉलिक्यूल इधर इंटर करने पर डालते हैं तो हम ऑस्मोसिस के प्रोसेस को रोक सकते हैं। तो यहाँ पर हम एक तरीके से अगर यहाँ से देखें कि अगर सबसे पहले पिस्टन जो है हमारा यहाँ पर था, इसके बाद अगर हमें ऑस्मोसिस के प्रोसेस को रोकना है तो पिस्टन को यहाँ तक लाना है, यहाँ से यहाँ तक लाना है, यानी इतना प्रेशर जो है हमें अप्लाई करना है। तो यहाँ पर देखेंगे कि द प्रेशर विच रिक्वायर्ड टू स्टॉप द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस इज नोन एज ऑस्मोटिक प्रेशर। यहाँ पर पिस्टन लाएंगे तो ऑस्मोसिस की प्रोसेस रुक जाएगी, ऑस्मोसिस की प्रोसेस नहीं होगी। ओके, तो रिवर्स ऑस्मोसिस है क्या? सबसे पहले हम देखेंगे ऑस्मोसिस की प्रोसेस को हम रोक रहे हैं। ये साल्ट वाटर है और ये फ्रेश वाटर है। यहाँ पर ऑस्मोसिस की प्रोसेस को हम रोक लेंगे एक प्रेशर अप्लाई करके, जितना प्रेशर ज़रूरी है ऑस्मोटिक प्रोसेस को रोकने के लिए। इसके बाद अगर हम उससे ज़्यादा प्रेशर अप्लाई करते हैं तब यहाँ पर क्या होगा, वाटर के मॉलिक्यूल यानी साल्ट वाटर से फ्रेश वाटर की तरफ मीन्स हाइपरटोनिक सॉल्यूशन से हाइपोटोनिक सॉल्यूशन की तरफ आने लग जाएंगे। इस प्रोसेस को बोलेंगे रिवर्स ऑस्मोसिस। नेक्स्ट पॉइंट है वो है आपका डिफ्यूज़न। ऑस्मोसिस और डिफ्यूज़न दोनों जो हैं वो पैसिव ट्रांसपोर्ट हैं, यानी डिफ्यूज़न अकर्स विदाउट सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ऑस्मोसिस में वाटर के मॉलिक्यूल मूव करते थे फ्रॉम लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन, यानी जहाँ पर वाटर की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, सॉलिड की कंसंट्रेशन कम है, वहाँ से
ऐसे सजेशन की तरफ जिसमें वाटर की कंसंट्रेशन कम है, सॉलिड की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, वहाँ वाटर के मालिक्यूल मूव करके पहुँचते थे। लेकिन इसमें क्या है कि सॉलिड के मालिक्यूल्स हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव करने लग जाएंगे विदाउट हेल्प ऑफ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। दिस इज़ नोन एज डिफ्यूज़न। यानी डिफ्यूज़न में जैसे यहाँ पर फॉर एग्जांपल कोई भी कलर है, इसको हम वाटर में डिज़ोल्व कर देते हैं। डिज़ोल्व करने पर हमने यहाँ पर वाटर का कलर डाला, कुछ समय बाद देखा कि पूरे वाटर में जो कलर है वो इक्वली एमंगली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो सॉलिड के मालिक्यूल जो हैं वो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव करते हैं। इस प्रोसेस को बोलते हैं डिफ्यूजन। डिफ्यूजन मोस्टली गैसेज में, लिक्विड्स में होता है। ट्रांसपोर्ट, तो ट्रांसपोर्ट जो दो तरीके से होता है, एक होता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट, दूसरा पैसिव। तो पैसिव के बारे में पहले पढ़ लेते हैं। पैसिव ट्रांसपोर्ट ऐसा ट्रांसपोर्ट होता है जिसमें एनर्जी की ज़रूरत नहीं होती है, यानी बिना एनर्जी के लॉस से, यानी बिना एनर्जी का यूज हुए जब कोई भी मालिक्यूल यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड या इनऑर्गेनिक कंपाउंड सेल से बाहर या सेल के अंदर इंटर करते हैं, इसे बोलते हैं पैसिव ट्रांसपोर्ट। यानी वो ट्रांसपोर्ट जो इसमें एनर्जी का यूज़ ना हो, विदाउट लॉस ऑफ एनर्जी, द ट्रांसपोर्ट इज़ नोन एज पैसिव ट्रांसपोर्ट। ये जो ट्रांसपोर्ट होता है इसकी रेट स्लो होती है। दूसरा जो है वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट एक्टिव ट्रांसपोर्ट है क्या? एक्टिव ट्रांसपोर्ट यानी एक ऐसा ट्रांसपोर्ट जिसमें एनर्जी का यूज़ होता है और जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो खुद ही मॉलिक्यूल्स हैं उनको ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करती है, इन्वॉल्वमेंट होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, इसे बोलते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट जो है इसकी रेट बहुत फास्ट होती है देन पैसिव ट्रांसपोर्ट। अब एक्टिव ट्रांसपोर्ट है वो दो तरीके से होता है। फर्स्ट है इंडोसाइटोसिस और दूसरा है एक्सोसाइटोसिस। यानी सेल के बाहर और अंदर जब प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है इसकी हेल्प से लार्ज साइज्ड मॉलिक्यूल ट्रांसपोर्ट करते हैं, इस प्रोसेस को एक्टिव ट्रांसपोर्ट बोलते हैं। एक्टिव ट्रांसपोर्ट के लिए जो ट्रांसपोर्ट की मैकेनिज़्म है इसमें बहुत सारे जो आयंस हैं जैसे सोडियम पोटेशियम पंप, सोडियम है, पोटेशियम है, सोडियम आयन, पोटेशियम आयन, क्लोरीन आयन, ये सारे आयंस जो हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इसमें से अगर हम एक्टिव ट्रांसपोर्ट की बात करें तो सोडियम और पोटेशियम पंप जो है इसकी मैकेनिज्म बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये कैसे सोडियम और पोटेशियम जो है वो मैक्रो मॉलिक्यूल्स को, लार्ज साइज मॉलिक्यूल्स को प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू सेल के अंदर या बाहर ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं एक्सोसाइटोसिस, इंडोसाइटोसिस। इंडोसाइटोसिस दो टाइप्स की होती है। फर्स्ट है पिनोसाइटोसिस और सेकंड है फैगोसाइटोसिस। पिनोसाइटोसिस और फैगोसाइटोसिस। पिनियन मीन्स टू ड्रिंक, अमीबा। यहाँ पर लार्ज साइज्ड वाटर मॉलिक्यूल है। वाटर मॉलिक्यूल ना बोलकर इसको एक तरीके से बोल सकते हैं लार्ज साइज्ड लिक्विड मॉलिक्यूल्स। जब लार्ज साइज्ड लिक्विड मॉलिक्यूल्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू सेल के अंदर या बाहर आते जाते हैं, ट्रांसपोर्ट करते हैं, इस प्रोसेस को पिनोसाइटोसिस बोलते हैं। लार्ज साइज यानी मैक्रो लिक्विड मॉलिक्यूल। इस तरीके से तो इस प्रोसेस को बोलेंगे ये जो लिक्विड का मॉलिक्यूल है सेल के अंदर इंटर कर गया और इसको अंदर इंटर करने में यानी ट्रांसपोर्ट करने में किसने इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया? ये जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो इसे बोलेंगे पिनोसाइटोसिस। नेक्स्ट है फैगोसाइटोसिस। फैगो मीन्स फूड। जब लार्ज साइज्ड सॉलिड पार्टिकल्स या सॉलिड मॉलिक्यूल्स यानी मैक्रो सॉलिड मॉलिक्यूल्स, तो मैक्रो सॉलिड मॉलिक्यूल्स सब सेम इसी तरीके से जो सॉलिड मॉलिक्यूल है, मैक्रो सॉलिड मॉलिक्यूल जब प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू
सेल के अंदर या बाहर ट्रांसपोर्ट करते हैं तो इस प्रोसेस को फैगोसाइटोसिस बोलते हैं। जो अमीबा में इंजेक्शन होता है वो फैगोसाइटोसिस के थ्रू ही होता है। इसमें जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो लार्ज साइज्ड फूड पार्टिकल्स को इनक्लोज करती है इस तरीके से, और यहाँ पर इस तरीके से अंदर की तरफ इंगल्फ करती है। ये जो है इसे बोलेंगे फूड वैक्यूल या फैगोसोम। तो ये फैगोसोम बनाती है। अब यही फूड पार्टिकल्स जो है यानी फैगोसोम साइटोप्लाज्म में ट्रांसपोर्ट करता है, धीरे धीरे इसका डाइजेशन होता है और एब्जॉर्प्शन होने के बाद ये एक्जियोसाइटोसिस से सेल के बाहर निकाल दिया जाता है। एक्जियोसाइटोसिस जब लार्ज साइज्ड लिक्विड या सॉलिड पार्टिकल्स को प्लाज्मा मेम्ब्रेन की हेल्प से सेल के बाहर एडजस्ट किया जाता है, इस प्रोसेस को एक्जियोसाइटोसिस बोलते हैं। नेक्स्ट स्टेप में अगर हम देखें तो यहाँ पर इस तरीके से जो लार्ज साइज्ड मैक्रो पार्टिकल्स यानी वेस्ट पार्टिकल्स को सेल के बाहर एडजस्ट कर दिया जाता है, तब इसे बोलते हैं एक्जियोसाइटोसिस। तो आपने देखा है यहाँ पर एक्टिव ट्रांसपोर्ट जो है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट में सेल मेम्ब्रेन एक्टिवली पार्टिसिपेट करती है, मीन्स एनर्जी का लॉस होता है, और सेल मेम्ब्रेन खुद ही लार्ज साइज पार्टिकल्स को, चाहे वो लिक्विड हो या सॉलिड हो, उनको इंगल्फ करती है, आउटसाइड भेजती है यानी सेल के अंदर लेती है या बाहर भेजती है। इस प्रोसेस को एक्टिव ट्रांसपोर्ट बोलते हैं। दो तरीके से होता है, इंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस। इंडोसाइटोसिस जब कोई लार्ज साइज मैक्रो मॉलिक्यूल सेल के अंदर इंटर करता है तब इसे इंडोसाइटोसिस, और जब बाहर जाता है इसे एक्सोसाइटोसिस बोलते हैं। इंडोसाइटोसिस दो तरीके से होती है, पिनोसाइटोसिस एंड फैगोसाइटोसिस। पिनोसाइटोसिस मीन्स पिनियन टू ड्रिंक, मीन्स लिक्विड लार्ज साइज्ड लिक्विड मॉलिक्यूल्स मैक्रो मॉलिक्यूल्स जब सेल के अंदर इंटर करते हैं विद द हेल्प ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, दिस इज नोन एज पिनोसाइटोसिस। एंड फैगोसाइटोसिस जब लार्ज साइज्ड यानी मैक्रो सॉलिड पार्टिकल्स या सॉलिड मॉलिक्यूल्स जब सेल के अंदर इंटर करते हैं, दिस इज नोन एज फैगोसाइटोसिस। फैगोसाइटोसिस और पिनोसाइटोसिस को हम क्लियर यहाँ पर अमीबा में देख सकते हैं। अगर अमीबा को देखें तो इसका न्यूक्लियस, बाकी सारे सेल ऑर्गेनल्स, और ये जो है ये फैगोसोम है, इसमें भी न्यूक्लियस बना दे रहे हैं, इसमें भी न्यूक्लियस बना दे रहे हैं।